नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट टॉपिक जो कि आपको प्रिपेयर करना है रीट एग्ज़ाम 2023 के लिए। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल शेप, सेल साइज, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सेल, ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड एज सेल्स। सारे जो लिविंग फॉर्म्स है, लिविंग फॉर्म्स मीन्स ऑल द टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सब तरह के प्लांट्स और एनिमल्स, छोटे बड़े हर तरह के, उनकी जो बॉडी है वो बनी होती है माइक्रोस्कोपिक यूनिट से। माइक्रोस्कोपिक इसलिए क्योंकि हम उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आइज से हम उनको नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम उनको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। और इन यूनिट्स को कहते हैं सेल्स। इसका मतलब ये है कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल्स से बनी हुई होती है। अ सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा जाता है सेल को क्योंकि सेल्स जो है वो एनिमल या प्लांट की जो बॉडी होती है उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ना। और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म के जो सारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं, वेदर इट इज़ रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो पर्टिकुलर टाइप की जो सेल्स होती है वो परफॉर्म करती हैं। इसलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है उनको, क्योंकि जिस तरह से एक दीवार जो होती है वो ईंटों से बनती है ना, उसी तरह से ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो सेल्स से बनती है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। सेल का स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन, उसका जो स्टडी होता है उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। ओके, तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। सेल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था, किसमें? डेड कॉर्क स्लाइस। कॉर्क जो होता है वो हम बॉटल्स जो होती है, कांच की बॉटल जो होती है उसको बंद करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस हैं कॉर्क के। तो जो कॉर्क के स्लाइस थे वो डेड सेल थे उनमें, है ना। कॉर्क जो होता है वो प्लांट के ही स्टेम से बनता है, तो वो जो कॉर्क का स्लाइस था उसके अंदर उन्होंने ये सेल्स देखे थे। ये सेल्स कैसे थे? वो कुछ इस तरह से अरेंज थे। हनीकॉम्ब आपने देखा होगा, है ना, मधुमक्खी का छत्ता, उस तरह से ये सेल्स उसमें अरेंज थे। और ये सेल्स डेड सेल्स थे, है ना, मरे हुए सेल्स थे, ये सेल्स लाइव नहीं थे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था 1665 में। He described about this in his book माइक्रोग्राफिक। ये उनकी लिखी हुई बुक है जिसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने किस तरह से सेल को ऑब्जर्व किया और उसके स्ट्रक्चर उनको कैसे दिखा। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था उनके खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर। ओके, द वर्ड सेल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेलुली। सेलुली का मतलब होता है छोटे छोटे रूम, है ना। तो इसीलिए उन्होंने इस तरह का जो शेप वहाँ पर देखा कि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो उस इसलिए उन्होंने उसको एक कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय A.V. लीवनहुक, एंटन वैन लीवनहुक। ये जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। आपको याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड थी, और एंटनी वैन लीवनहुक या A.V. लीवनहुक ने जो सेल डिस्कवर की थी वो फर्स्ट लिविंग सेल थी। ओके, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। नाउ यू कैन सी अ पिक्चर ऑन योर स्क्रीन। आप बहुत सारे छोटे छोटे इसमें पिक्चर्स देख सकते हो। तो फर्स्ट जो ट्री का पिक्चर है, इट इज़ कॉर्क ओक ट्री। इसी ट्री से कॉर्क जो है वो बनाए जाते हैं। ये कॉर्क ट्री जो है इसके बार्क में यानी कि छाल में एक वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं सुबेरिन, और सुबेरिन जो है वाटरप्रूफ होने की वजह से इस ट्री की छाल को यूज़ किया जाता है कॉर्क्स बनाने के लिए, और फिर उन कॉर्क को हम बॉटल्स को फिट करने के लिए यूज़ करते हैं।
देन दिस इज द पिक्चर ऑफ द सेल्स दैट रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। इस तरह से उन्होंने सेल्स को देखा था। एंड दिस इज़ द माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप जो है रॉबर्ट हुक ने बनाया था, उनका सेल्फ मेड ये माइक्रोस्कोप था, जिसके नीचे उन्होंने इस तरह की जो सेल्स है वो देखी। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रॉबर्ट हुक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्क क्या होता है और उन्होंने किस तरह से सेल्स जो है वो उसमें देखी। नाउ यू कैन सी अनदर पिक्चर। इसमें आप देख सकते हो ये एक माइक्रोस्कोप है छोटा सा, जो आपके थंब की साइज़ के जितना होगा। तो इस माइक्रोस्कोप को यूज़ करके एंटोन वैन लीवनहुक, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, तो इन्होंने इस माइक्रोस्कोप के थ्रू लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। कौन कौन से लिविंग सेल्स ऑब्जर्व की थी उन्होंने? जैसे कि स्पर्म सेल है, बैक्टीरियल सेल है, ईस्ट है, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल्स है। ये सारी लिविंग सेल्स उन्होंने ऑब्जर्व की थी। मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स ऑब्जर्व की थी और एंटोन लीवनहुक जो है उन्होंने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के नीचे। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज कॉइन्ड बाय पुरकिंजे इन 1839। पुरकिंजे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, जो कि सेल का एक पार्ट होता है। अब सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। वो लिविंग पार्ट होता है और वो कलरलेस होता है, जेली जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और विस्कस होता है, एंड इट इज़ अ लिविंग सब्सटेंस। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? इट कंटेन्स सेलुलर ऑर्गेनल्स। सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, वो इसमें होते हैं। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, किसने दिया था? पुरकिंजे इन 1839। प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया था? फेलिक्स डिजार्डिन। फेलिक्स डिजार्डिन ने उसको डिस्कवर किया था और तब उन्होंने उसको नाम दिया था सार्कोड। ही गेव द नेम सार्कोड। बट प्रोटोप्लाज्म नेम जो है वो ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है। इट्स कंसिस्टेंसी डिफर्स अंडर डिफरेंट कंडीशन। इट एग्जिस्ट इन सोल जेल स्टेट। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये अलग अलग कंडीशंस में हमें अलग अलग उसका कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। तो कभी ये सोल के फॉर्म में होता है, मीन्स सेमी सॉलिड जेली लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, या कहीं पे आप इसको लिक्विड स्टेट में भी देख सकते हो, इसलिए इसको कहते हैं सोल जेल स्टेट में ये एग्जिस्ट कर सकता है। प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस केमिकल्स। प्रोटोप्लाज्म में और क्या क्या होता है? इट कंटेन्स वाटर, आयंस, साल्ट्स, other organic molecules like proteins, carbohydrates, fats, nucleic acids, vitamins etc. ये सब किस में होता है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अब प्रोटोप्लाज्म जब हम बात करते हैं, जब मैं आपको सेल के दूसरे पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी। अब ये जो है, इट इज़ द पिक्चर ऑफ अ सेल। टिपिकल एनिमल सेल है ये। ओके। अब इस सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स आप देख सकते हो और इन्हीं पार्ट्स के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अब अभी हम इसमें देखेंगे प्रोटोप्लाज्म कहाँ पर है। तो यू कैन सी द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। देन न्यूक्लियोलस, पीले कलर का जो है वो न्यूक्लियोलस है। और ये जो ग्रीन पार्ट है बीच बीच में, ये पूरा, ये हम इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, इन तीनों को अगर हम एक साथ देखेंगे, इन तीनों को, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। ओके। और साइटोप्लाज्म किसको बोलेंगे? सेल के अंदर का जो सारा लिक्विड पार्ट आप देख सकते हो ग्रीन कलर का, लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। जब हम न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे तो होगा साइटोप्लाज्म। दूसरे सेल ऑर्गेनल्स उसमें होंगे, लेकिन बिना न्यूक्लियस के होता है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म होता है प्रोटोप्लाज्म। ओके। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी जो है वो
2 बायोलॉजिस्ट ने मिलके इसके सारे जो पोस्टुलेट्स थे वो दिए थे। पोस्टुलेट्स मतलब उन्होंने इस सेल थ्योरी में क्या क्या स्टेट किया है वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो बायोलॉजिस्ट है उनका नाम है Schleiden and Schwann. They gave this theory. Schleiden and Schwann, these were the 2 biologists. They gave the cell theory. और इसी सेल थ्योरी को आगे चल के एक्सपांड किया था रुडोल्फ वर्चाव ने। ओके, अब इसके जो पोस्टुलेट्स थे, इन्होंने क्या कहा था अपनी सेल थ्योरी में, एक एक करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट उन्होंने कहा था कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हमने पहले भी इसके बारे में बात की कि हर एनिमल और प्लांट जो है उनकी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई होती है। ओके, तो ये इनका फर्स्ट जो है वो पोस्टुलेट है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। देन सेकेंड वन इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है लाइफ का बेसिक यूनिट है, जिसको हम फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। फंडामेंटल मतलब मूलभूत, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मैंने आपको पहले बताया था। इसकी वजह से बॉडी को स्ट्रक्चर मिलता है, और यही जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो सारे फंक्शंस करते हैं बॉडी के लिए, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। और थर्ड जो है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हर सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है या फॉर्म होती है। अब प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले कोई सेल होगी, वही डिवाइड होके आगे जो है सेल बनती है। जैसे एक ये सेल है, तो ये सेल जब डिवाइड होगी तो उससे 2 सेल बनेंगे, फिर ये सेल 2 में डिवाइड होगी। तो इस तरह से हर सेल जो है वो पहले किसी सेल से फॉर्म हुई होती है। एक सेल को डिवाइड होने के बाद वो 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को जो है वो फॉर्म करती है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देन नेक्स्ट इज एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ विथ अ सिंगल सेल। हर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ होता है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। अब इसमें से ये जो पॉइंट है, दिस वन, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो ये जो कहा था, ये किसने कहा था? ये कहा था रुडोल्फ वर्चाव ने। और इसीलिए हम कहते हैं कि रुडोल्फ वर्चाव ने इसको एक्सपांड किया था, इस थ्योरी को उन्होंने एक नया पोस्टुलेट दिया था। उन्होंने अपनी एक बुक में कहा था ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओमनिस सेलुला ए सेलुला, इट मीन्स हर जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है। उन्होंने एक और बात कही थी कि जो डिसीजेज होते हैं, हमें अलग अलग बीमारियां होती है, उसकी वजह से जो हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, है ना। तो ये बात भी उन्होंने कही थी कि डिसीजेज चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ओके, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अब ये तो हो गया सेल के बारे में, बट एक जो सेल है जिसको हम कहते हैं वायरस, है ना। वायरस के बारे में आपने बहुत सुना है, कोरोना के पीरियड में हमने इसके बारे में बहुत बातें की थी। तो वायरसेस जो हैं दे आर द एक्सेप्शंस ऑफ द सेल थ्योरी। वायरस को हम सेल थ्योरी से अलग रखते हैं। क्यों अलग रखते हैं भाई? इन्होंने क्या कर लिया, है ना। तो इन्होंने वायरसेस जो है वो सेल थ्योरी से अलग क्यों है, इनको अलग थलग क्यों किया गया था? क्योंकि दे डोंट कंटेन एनी सेल ऑर्गेनल। इनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता, इनके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन से बना हुआ इसका बॉडी होता है। दे डोंट कंटेन एनी टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल। ऑल्सो दे आर अलाइव ओनली अंटिल दे आर इनसाइड द होस्ट सेल। ये बाहर डेड होते हैं। बाहर मीन्स जब तक ये किसी होस्ट की बॉडी में एंटर नहीं करते हैं। सपोज कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जो है जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तभी वो लिविंग फॉर्म में होता है ना, और तभी वो रिप्लिकेट करता है या फिर अपने आप को वो मल्टीप्लाई करता है और ग्रो होता है। बट जैसे ही वो बॉडी से बाहर आएगा, जब तक उसको नया होस्ट बॉडी नहीं मिलता है, वो डेड फॉर्म में रहता है। ओके, सो दे आर अलाइव ओनली अंटिल दे आर इनसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर आने के बाद ही ये जो है लिविंग माना जाता है। तो इस कंडीशन की वजह से वायरसेस को सेल थ्योरी से अलग रखा गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, है ना। ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड और कैटेगराइज्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर
ऑर्गेनिजम्स। नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है कि वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर मीन्स क्या होता है? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। ये सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं। एंड दिस सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द वाइटल बॉडी फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, अगर वो सिंगल सेल बॉडी है, जैसे कि एग्जाम्पल है अमीबा, है ना। अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसकी बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई है। और इस सिंगल सेल के जितने भी फंक्शंस हैं, जिसमें डाइजेशन है, इंजेशन ऑफ फूड है, फूड को अंदर लेना, उसको डाइजेस्ट करना, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना, रेस्पिरेशन होता है ना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, तो ये जो सारे फंक्शंस हैं वो ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है यहाँ पर, इसलिए इनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Multicellular organisms. These are the organisms which are made up of numerous cells. Numerous means more than two cells, two or more than two cells. These cells combine to form an organ. आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि एक जो एनिमल होता है या फिर प्लांट होता है, तो उसकी जो बॉडी होती है वो बनती है सेल्स से, है ना, बहुत सारे सेल्स होता है। दिस सेल्स फॉर्म द टिश्यूज। सेल जो है वो अलग अलग तरह के टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। हर टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है उनका एक ही फंक्शन होता है ना। तो टिश्यू ऐसे सेल्स होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एक ही तरह का काम करते हैं और उनका एक ही तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स। ये बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मतलब जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, आपका किडनीज़ है, तो ये होते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आर फॉर्म फ्रॉम द टिश्यूज। देन ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सिस्टम्स बनते हैं अलग अलग ऑर्गन से। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि ईसोफेगस से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन तक जो भी ऑर्गन्स है वो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। और ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, दीज ऑर्गन सिस्टम फॉर्म द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे हैव सेल्स, दीज सेल्स फॉर्म ऑर्गन, देन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, जिनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है, और इस तरह से जो है एक ऑर्गेनिज्म बनता है ऑर्गन सिस्टम के थ्रू। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो यूनिसेल्युलर का एक कॉमन एग्जाम्पल आपको याद रखना है अमीबा। मल्टीसेल्युलर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। पहले हम देखेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स। सो ऑल द बैक्टीरियाज, सारे बैक्टीरियाज हैं डिफरेंट टाइप्स के, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, होलोबैक्टीरिया। देन प्रोटिस्ट जो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, दीज आर ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये नाम आपको याद रखने, एक दो नाम। देन कुछ तरह के जो अलगे होते हैं लाइक क्लोरेला, क्लेमेडोमोनस एंड दिस वन ईस्ट, ये जो है ये अलगे हैं। ओके, तो बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट और अलगे जो है दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देन व्हाट अबाउट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? तो मल्टीसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो है इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, पानी में रहने वाले जो जानवर हैं वो। तो ये जो है दे मोस्टली दीज आर द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सेल जो है वो दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक, दीज आर प्रिमिटिव। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है? दे आर प्रिमिटिव, और
इनकम्प्लीट, जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट सेल। अब इनकम्प्लीट क्यों है भाई? क्योंकि उसमें कुछ चीज़ की कमी है, इसलिए उसको हमने इनकम्प्लीट कहा है। दे हैव लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो होता है उसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे डीएनए। तो इन सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, उसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो ऐसे ही स्कैटर्ड होता है सेल के अंदर, है ना। और उसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। देन व्हाट अबाउट यूकैरियोटिक सेल? इन सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। दिस सेल्स आर वेल डेवलप्ड सेल्स। ये अच्छी तरह से डेवलप हुई और एडवांस न्यूक्लियस के साथ ये सेल्स होती है। एडवांस न्यूक्लियस मीन्स इनके जो न्यूक्लियस होते हैं उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है ना। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है। जैसे एक सेल है ना, उसके अंदर ये हो गया न्यूक्लियस और उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस, तो इसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। और अगर सेल ऐसी है और जिसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जिसको हम कहते हैं डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, वो सिंपली ऐसे स्कैटर्ड होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा, तो ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, इसका हम पिक्चर देखते हैं। यू कैन सी हियर। तो ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें आप देख सकते हो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स है ना। माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, देन और भी बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वेल डेवलप्ड सेल है और इसका जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर एक बाउंड्री होती है, मेम्ब्रेन होती है ना, इसलिए इसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख रहे हो कि ये जो न्यूक्लियस है उसका कोई बाउंड्री नहीं होता है और जो जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड है, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना। यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विथ मेम्ब्रेन एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक द मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। ये इसका जो है डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। Then next topic is cell shape. We know that all the living organisms have cells in their body. उनकी बॉडी कंपोज होती है सेल से, लेकिन इनका जो सेल का जो शेप होता है वो सबका एक जैसा नहीं होता है और साइज़ भी एक जैसा नहीं होता है ना। अलग अलग बॉडी में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल्स होती है और इनका जो शेप होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। बॉडी में उनका जिस तरह का काम है उस तरह से उनका फंक्शन जो है वो होता है। जनरली सेल्स आर स्फेरिकल। जनरली अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो वो स्फेरिकल हो सकती है, बट और भी दूसरे शेप्स उनमें देखे जा सकते हैं। तो वो इलोंगेटेड हो सकती है, जैसे कि नर्व सेल। इलोंगेटेड मतलब लंबी, लंबाई में ज़्यादा। देन ब्रांच हो सकती है, ब्रांच जो न्यूरॉन या नर्व सेल होती है उसमें ब्रांचेज होते हैं, मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी आगे। देन डिस्कॉइडल यानी कि डिस्क शेप का, जो ऐसे होता है, ऐसे अंदर से यहाँ से वो दसा होता है। एंड स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मतलब बीच में मोटा और एंड्स पे पतला, स्पिंडल शेप। तो ये जो डिफरेंट शेप्स हैं, ये शेप्स उनको मिलते हैं उनके फंक्शंस की वजह से। ओके, कुछ सेल्स जो है वो अपना शेप चेंज कर सकती है। बताओ एग्जाम्पल इसका कोई? यस, एग्जाम्पल इज अमीबा। अमीबा एंड WBCs, वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में होती है, ब्लड में होती है। अमीबा जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। तो ये जो दोनों सेल्स है वो अपना शेप चेंज कर सकती है ना। आपको इसके एग्जाम्पल्स याद रखने। चलिए इसके कुछ पिक्चर्स देखते हैं हम। तो यू कैन सी हियर, दिस इज़ द ओवम, ह्यूमन एग जिसको हम कहते हैं। RBC जिसका शेप ऐसा होता है। देन WBC फैट सेल, स्मूथ मसल सेल जो स्पिंडल शेप का है। ये बोन सेल है जो कि ब्रांच्ड होती है, ब्रांचेस होते हैं। ये नर्व सेल जो है इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है।
और इसकी भी ब्रांचेस होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये है ह्यूमन स्पर्म सेल। तो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल्स। सेल साइज, अब सेल का जो साइज होता है वो भी अलग अलग होता है, वो भी सेम नहीं होता है। मोस्टली सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, है ना, हमने पहले भी पढ़ा था, सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक होती है। अब इसमें हम देखते हैं कि साइज ऑफ द सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जिस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है वैसे उसकी जो सेल्स होती है उसका साइज होता है। सम आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ सेल्स माइक्रोस्कोपिक होती है, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के हम उसको देख नहीं सकते। एंड कुछ सेल्स जो होती है वो नेकेड आई से, यानी कि खुली आंखों से हम बिना माइक्रोस्कोप के उसको देख सकते हैं। देयर साइज में वैरी फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर। 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर का जो है वो साइज इन सेल्स का हो सकता है। साइज ऑफ अ टिपिकल सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंजेस फ्रॉम 20 टू 30 माइक्रोन, है ना, 20 टू 30 माइक्रोन के बीच में ये रेंज होता है टिपिकल सेल का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, जो कि 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर विथ शेल एंड 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर विदाउट शेल। ऑस्ट्रिच जो कि बर्ड होता है, फ्लाइटलेस बर्ड जिसको हम कहते हैं, जो उड़ नहीं सकता है, उसका जो एग होता है वो 15 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल, इसकी लेंथ 1 मीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। स्मॉलेस्ट सेल जो है अभी तक की जो नोन है हमें, इट इज़ PPLO या इट इज़ ऑल्सो नोन एज माइकोप्लाज्मा। PPLO जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ओके, तो इसका जो डायमीटर होता है वो सिर्फ 0.1 माइक्रोन का होता है। ह्यूमन एग जो है जिसको हम ओवम कहते हैं, अभी हमने पिक्चर देखी थी, वो 0.1 मिलीमीटर इन डायमीटर, और ये लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर, 0.1 मिलीमीटर इन डायमीटर, ये लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का। देन स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज स्पर्म। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा जो सेल है वो स्पर्म है, जो सिर्फ मेल्स में पाया जाता है, फीमेल में ये नहीं होता है। फीमेल में ओवम होता है जो लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी स्पर्म एंड इट इज़ 4 माइक्रोमीटर उसका होता है साइज, एंड इट इज़ 20 टाइम्स स्मॉलर देन ओवम। ये ओवम से 20 टाइम्स स्मॉल होता है, छोटा होता है। लेट्स सी सम पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स हम देखते हैं। सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ सम सेल्स। दिस इज माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल है अभी तक का। देन लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, दिस इज नर्व सेल। एंड लार्जेस्ट जो सेल है इट इज ऑस्ट्रिच एग, ये ऑस्ट्रिच का एग है। देन एसिटाबुलारिया, ये जो सेल है ना, एसिटाबुलारिया जो सेल है ये एक तरह का मरीन अलगा है, मरीन अलगा है, और इसका जो एक सेल होता है वो 10 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है। ओके, तो ये एक मरीन अलगा है एसिटाबुलारिया। देन दिस इज ओवम एंड दिस इज ह्यूमन स्पर्म। तो ये लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. This is found in female, this is found in male body. The next topic is components of cell. There is an occurrence of division of labor within a cell, as they all got certain specific components called cell organelles. Each of them perform a specific function. Now what do you mean by division of labor? Division of labor का मतलब होता है कि different parts of the cell जो होते हैं they perform different functions. सेल का हर पार्ट जो है उसका अपना एक अलग फंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. मतलब भाई सेल का जो भी काम है वो सब हम मिल बांट के करेंगे. ओके और उसके लिए स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल्स. हर काम के लिए सेल ऑर्गेनल्स डिफरेंट होते हैं और ये सेल ऑर्गेनल्स जो है दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल. इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम पीएम भी कहते हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. दीज आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. आप कोई भी सेल देखोगे
वेदर इट इज़ अ प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसमें आपको ये 3 बेसिक कंपोनेंट ज़रूर मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यू कैन सी हियर द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन उसके अंदर जो आप ग्रे कलर का पूरा पार्ट देख रहे हो, दिस इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पहले भी बात की। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे जो ऑर्गेनल्स आप देख सकते हो, डिफरेंट कलर के पार्ट्स, ये उसमें सस्पेंडेड होते हैं। एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है मोस्टली, बट प्लांट सेल्स में ये पेरीफेरी में होता है, साइड में आ जाता है थोड़ा सेल के, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूल बड़ा होता है ना। अगर आपने प्लांट सेल देखा है तो उसमें वैक्यूल होता है जो बड़े साइज़ का होता है, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे साइड में आ जाता है और अंदर बहुत बड़ा एक वैक्यूल होता है। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं, दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। We will read about these all the 3 components in our next video. अपकमिंग वीडियो में हम इन तीनों पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस नहीं करें। ओके, so thank you for watching this video. We will meet soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.